Hello everyone, I am Annu and welcome again. We create JRF folder. So friend, today's topic management of cash. इससे पहले हम दो क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। तो जो हमने लास्ट टॉपिक किया था अपनी क्लास में वो हमारा था अप्रोचेज ऑफ फाइनेंसिंग मिक्स, और जो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैनेजमेंट ऑफ कैश। तो मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मैनेजमेंट ऑफ किसका, मार्केटेबल सिक्योरिटी का। तो मैनेजमेंट ऑफ कैश का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो भी कैश है ना उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। कैश हो या फिर आपकी जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटी है या फिर हम कह लें जितने भी लिक्विड रिसोर्सेज आपके बिजनेस के अंदर, उनका क्या करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना अपने बिजनेस के अंदर। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, आप सबको पता है। तब भी कोई बिजनेस अपने पास कैश होल्ड करके रखेगा तो दो तरह की कॉस्ट आएंगी कैश को होल्ड करने में। आपकी कौन सी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, आपकी सेकेंड आपकी कौन सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसका काम क्या है कि जो कॉस्ट है कैश से रिलेटेड या फिर कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड, तो उनको क्या करके चलना, इस तरह ट्रेड ऑफ करके चलना कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट आए बिजनेस की, ठीक है, वहां से प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर पाए और हमारी कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा बेनिफिट क्या हो, ज्यादा हो। हमारा बेनिफिट क्या हो, ज्यादा हो, और हमारी जो कॉस्ट आए वो क्या आए, कम आए। ये है मेन रोल आपका किसका, कैश मैनेजमेंट का, कि क्यों हम कैश मैनेजमेंट करते हैं। ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव भी लिख रखे हैं आपके कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, आपके कैश मैनेजमेंट के। तो क्या ऑब्जेक्टिव आपके, तो जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है किसका, आपका कैश मैनेजमेंट, क्या है, फुलफिलिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बिजनेस के अंदर आप उसको क्या कर पाओ, फुलफिल कर पाओ। ये एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका किसका, कैश मैनेजमेंट का, कि आप कैश को इस तरह से मैनेज करके चलो कि बिजनेस के अंदर जो भी रूटीन एक्सपेंस है ना आप उनको इजीली क्या कर पाओ, मीट ऑफ कर पाओ, कि शॉर्टेज ना हो कैश की, ना कैश क्या हो, एक्स्ट्रा अमाउंट में अवेलेबल हो। अगर शॉर्टेज हुई कैश की तो आप एक्सपेंस को मीट ऑफ नहीं कर पाओगे। अगर कैश एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो वहां से आप जो बेनिफिट मिलने वाला था वो आप नहीं गेन कर पाओगे। ये चीज क्लियर यहाँ पे। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कैश मैनेजमेंट का, बेनिफिट को इंक्रीज कर, कॉस्ट को क्या करना, रिड्यूस करना। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या आपका कैश को मैनेज करने का, सेकंड ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप कैश को अच्छे से मैनेज करके चलते हो तो आपकी हेल्प करता है प्लानिंग करने में कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है, और डिटरमाइनिंग करने में कि जो रेशियो है डेट एंड इक्विटी की टू एक्वायर फाइनेंस फॉर दिस पर्पज। किस पर्पज के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के पर्पज के लिए, कि कितना पैसा हम डेट से ले और कितना पैसा इक्विटी से ले, कहां से फाइनेंस को एक्वायर करना है। अगर आपकी पहले से अच्छे से कैश मैनेजमेंट है तो आप वो क्या कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। ये क्लियर यहाँ पे। आपका नेक्स्ट क्या है, अगर कैश को आप अच्छे से मैनेज करके चलते हो तो आप हैंडल कर सकते हो क्या, अनऑर्गेनाइज्ड कॉस्ट। अगर कोई ऐसी कॉस्ट अराइज हो जाए, कुछ ऐसा सर्कमस्टांस अराइज हो जाए जो क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, तो उस केस में अगर आपने कैश मैनेजमेंट अच्छे से कर रखा है तो आप उस अनफोर्सिन एक्सपेंस से या फिर उस अनफोर्सिन सिचुएशन से आप इजीली क्या कर सकते हो, निकल सकते हो। चीज क्लियर हुई यहाँ पे। आपका नेक्स्ट क्या है, इनिशिएट इन्वेस्टमेंट। तो अदर जो एम है कैश मैनेजमेंट का वो क्या है कि इज टू इन्वेस्ट आइडल फंड इन द राइट अपॉर्चुनिटी। बात क्लियर हुई कि आपके पास जो भी आइडल फंड पड़ा है ना बिजनेस के पास, अगर वो कैश को अच्छे से मैनेज करके चल रहा है तो उसको पता होगा कि ये फंड का जो पार्ट है वो आइडल फंड है, और उसको क्या कर पाएगा, करेक्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएगा उसको इन्वेस्ट करने के लिए, और जो इन्वेस्ट करेगा वो करेक्ट प्रोपोर्शन में करेगा। चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने अवेलेबल फंड का। कैसे, बाय क्रिएटिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन कैश इन हैंड एंड इन्वेस्टमेंट। एक प्रॉपर बैलेंस करके तो हम अपने फंड्स को बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। और एक कब पॉसिबल होगा, तब एक मैनेजर, एक फाइनेंस मैनेजर फर्म के अंदर कैश को अच्छे से मैनेज करके चलेगा। तो ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे आपको, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे मॉडल। आज की क्लास में हम करेंगे क्या, हमारा बोमल मॉडल। देन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना मिलर और मॉडल और कुछ टेक्निक्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। तो दो क्लास रहेंगी हमारी कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड, और उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो देखो, कैश मैनेजमेंट मॉडल require a practical approach and a strong base to determine the requirement of cash by the organization to meet its daily expense। तो ये मॉडल क्यों बनाए गए, ये मॉडल के बनाने का पर्पस क्या था कि आप कितनी डेली एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो, अप्रोप्रिएट हो। क्लियर हुई। उसको ही मैच करने के लिए जो आपके डेली एक्सपेंसेस है और जो कैश की रिक्वायरमेंट है उनको ही मैच करने के लिए क्या बनाए गए हैं, दो मॉडल बनाए गए हैं। फर्स्ट आपका बोमल मॉडल। तो जो बोमल मॉडल है आपका, जो फर्स्ट मॉडल है वो आपका बेस है किसके ऊपर, हमारा ईओक्यू मॉडल के ऊपर।
ईओक्यू मॉडल हम पढ़ते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, कितनी इन्वेंट्री आपको रखनी चाहिए, ठीक है ना, कितना आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। वहां पे हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको क्या करनी है, मंगवानी है बिजनेस के अंदर, कि आपकी जो कॉस्ट भी क्या हो, मिनिमम, और बेनिफिट क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। क्योंकि हमारे मॉडल का पर्पज ही क्या है, जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बोमल मॉडल, फिर मिलर और मॉडल, उसका पर्पज क्या है, उसका पर्पज यही है कि आपकी जो कॉस्ट आए वो क्या है, आपकी कम आए, और आपको जो वहां से क्या मिले, बेनिफिट मिले, वो आपको क्या मिले, ज्यादा मिले। तो आपको इस तरह से क्या करके चलना है, मैनेज करके चलना है, ठीक। और सेम बात हमने कहा पढ़ी थी, ईओक्यू मॉडल के अंदर पढ़ी थी, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है कि आपकी जो कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो। तो आपका जो बोमल मॉडल है वो किसके ऊपर बेस है, आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो मॉडल हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पढ़ा था उसके ऊपर ही क्या आपका बेस है। दोनों मॉडल क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, बट यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, कैश की, वहां पे हम बात करते हैं किसकी, क्वांटिटी की, इन्वेंट्री की, रॉ मटेरियल की। जिस क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करने से पहले इसकी कुछ एजम्पशन कर लेते हैं कि क्या एज्यूम करके चलता है आपका बोमल मॉडल। तो इसके एजम्पशन कर लेते हैं। तो इसकी एजम्पशन क्या है, देखो देन अब हम डिस्कस करते हैं एजम्पशन ऑफ द मॉडल। तो आपकी सबसे फर्स्ट क्या है एजम्पशन, आपकी क्या एज्यूम करके चलता है आपका, रिक्वायरमेंट फॉर कैश फॉर अ गिवन पीरियड इज नोन, कि कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है कैश की फॉर अ गिवन पीरियड, वो हमें पहले से क्या होगी, पता होगी। देन सेकंड क्या है, द रिक्वायरमेंट फॉर अ कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द पीरियड, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है किसकी, कैश की, वो क्या कर लोगे आप पहले से क्या कर लोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर लोगे पूरे पीरियड के लिए। तो यहाँ पर इसने क्या बोल रखा है कि कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है आपको पूरे साल आपकी कैश की, हर मंथ में, हर पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, वो आपको पहले से क्या होगी, आपको नोन होगी, आप उसको क्या कर लोगे, पहले से ही फाइंड आउट कर लोगे। तो ये जो आपकी एजम्पशन है इस मॉडल की, सबसे अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम कैश कितना एक्सपेंस होने वाला, कितने एक्सपेंडिचर होने वाले हैं फ्यूचर में, वो हम एक्यूरेट नहीं बता सकते कि कैश कितना आउटफ्लो होने वाला है। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, क्योंकि ये मॉडल आपको किसके ऊपर बेस है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर। और वहां पर भी हमने क्या डिस्कस किया था कि आपकी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही एज्यूम करके चलती है कि जो भी इन्वेंट्री आपकी होगी, जो भी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होगी थ्रू आउट द ईयर, आप उसको क्या कर लोगे, पहले से एज्यूम कर लोगे, और पर्टिकुलर पीरियड में कितनी इन्वेंट्री लगेगी वो आप पहले से एज्यूम कर लोगे। यहाँ पर भी सेम कह रखा है कि कितनी कैश की रिक्वायरमेंट होगी, पर्टिकुलर पीरियड में कितना कैश लगेगा वो आप क्या कर लोगे, पहले से ही एज्यूम कर लोगे। तो कहीं ना कहीं हम ईओक्यू में इन्वेंट्री का एजम्पशन लेके चल सकते हैं कि इतना इन्वेंट्री, इतना रॉ मटेरियल लगने वाला है मेरे प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वहां पर जो प्रोडक्शन होता है वो प्री प्लान होता है, हम इतनी यूनिट का क्या करेंगे, आउटपुट बनाएंगे, और उसके लिए इतने क्या लगेंगे, रॉ मटेरियल लगेंगे। बट कैश को एकदम एक तरह से क्या कर लेना, पहले से ही एज्यूम कर लेना कि इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए इतना एक्सपेंस होगा, तो वो क्या है, एक रियलिस्टिक एजम्पशन नहीं है, बट है, वो हमें पढ़नी पड़ेगी। देन थर्ड आपकी क्या है, थर्ड आपके सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी कैन बी डन इमीडिएटली, कि अगर आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, जितनी बार भी आपको कैश की रिक्वायरमेंट होगी, आपको कैश की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, इमीडिएटली अपनी सिक्योरिटी को सेल कर सकते हो। देयर इज नो डिले इन प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर, कोई भी डिले नहीं होगा, आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपको क्या मिले, वहां से मनी रिसीव हुई, उसके बीच में कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी गैप नहीं होगा। देयर आर टू डिस्टिंग्विशेबल कॉस्ट, यहाँ पे क्या होगी, दो कॉस्ट को लेकर चलेंगे, फर्स्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की और सेकंड आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट की। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी कौन सी है, कि आप कितना पैसा अपने पास रख रहे हो, उसकी क्या है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। देन ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या आपकी, जितनी बार भी आप पैसे को विड्रॉ कर रहे हो तो उसके ऊपर जो कॉस्ट लगेगी वो आपकी क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। देन आपकी नेक्स्ट एजम्पशन क्या आपकी, द कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ ट्रांजेक्शन, कि जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी लगने वाली है ना, जितनी भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, जितनी भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, आप कितने ही पैसे एक बार में निकलवाओ, ठीक है ना, कितने ही पैसों के आप क्या करो, ट्रांजेक्शन करो एक बार में, तो ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, रिगार्डलेस ऑफ द साइज, जो कॉस्ट होगी वो क्या रहेगी, हर ट्रांजेक्शन पे सेम रहेगी। देन अपॉर्चुनिटी इज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द कैश, जिस क्लियर हुई, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, जो आपको अपॉर्चुनिटी रहने वाली है वो भी क्या रहने वाली है, फिक्स्ड परसेंटेज रहने वाली है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ अजम्पशन थी जो कौन बात करता है, बोमल मॉडल बात करता है। देन अब हम डिस्कस करते हैं मॉडल है क्या। तो इस मॉडल के अंदर आपको इसने क्या दे रखा है, एक लेवल देगा निकाल के, किसका, कैश का, कि आपको हर पीरियड में इतना कैश क्या करना है, विड्रॉ करना है, जिससे आपको जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी, और आपका बेनिफिट क्या आएगा, ज्यादा आएगा।
ठीक है, और वो कैसे निकाल लेंगे हम? पहले हम एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊं, इसका फॉर्मूला है क्या, तो सिंपल से इसका फॉर्मूला आपका जो हमारा फॉर्मूला ईओक्यू मॉडल का है ना, सेम फॉर्मूला क्या है आपका बॉमल मॉडल का है। तो वहां पे क्या था, हम वहां पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते थे, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या था आपका 2 मल्टीप्लाई आपका एनुअल कितनी रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री की आपको, ठीक है, देन मल्टीप्लाई किससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कि आप कितना ऑर्डर करते हो, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, पर ऑर्डर कॉस्ट क्या आएगी, उससे मल्टीप्लाई करते हो, देन डिवाइड किससे करते थे हम, कैरिंग कॉस्ट से। क्या आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है क्या करने के लिए, इन्वेंट्री को लाने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, उससे क्या करते थे, डिवाइड करते थे, देन अंडर रूट। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर है बॉमल मॉडल के अंदर, कोई भी डिफरेंस नहीं है, यह सेम है। 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे जो आपका एनुअल रिक्वायरमेंट थी क्वांटिटी की, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा कि जो आपको एनुअल रिक्वायरमेंट है कैश की, टोटल कितनी रिक्वायरमेंट है आपको कैश की पूरे साल के अंदर वो, देन ऑर्डरिंग क्वांटिटी थी, यहाँ पर आपका ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो जाएगी इस केस में। एंड देन सी आपको जो कैरिंग कॉस्ट थी ईओक्यू के अंदर, यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे उसको इंटरेस्ट केस से। इंटरेस्ट मतलब कि उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कितनी लगने वाली, जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी आपकी, पर रुपीज पर एनम, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी आएगी आपके यहाँ पे, पर रुपीज, मतलब यहाँ पे हर एक रुपये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होगी, और पर एनम क्या होगी, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे हम यहाँ पर अपना ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालेंगे। यहाँ वहां पर क्या निकालते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जिसपे आपकी कॉस्ट क्या है, कम से कम आए, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, अपना ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या, आपका एक ऐसा कैश बैलेंस जहां पर आप कैश विड्रॉ करो जितनी बार भी आपका जो कॉस्ट आए वो क्या है आपकी मिनिमम आए, और आपको जो बेनिफिट मिले उससे वो आपको क्या मिले, मैक्सिमम मिले, बेनिफिट आपको मैक्सिमम मिले और कॉस्ट आपकी क्या है, कम आए। एक ऐसा पॉइंट निकालना है, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम कैश बैलेंस। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ, जिसको आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालना है। देन हम आएंगे फिर इसके फॉर्मूले पे। क्लियर यहाँ पे? तो देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको जो एनुअल रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस के अंदर, वो आपकी है कैश की रिक्वायरमेंट है 10 लाख, ठीक है। हमने एजम्पशन पढ़ी है कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी, वो हम पहले से क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। तो हमने डिटरमाइन कर ली कि वो हमें रिक्वायरमेंट है कितने की, 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। अब मान लो बिजनेस क्या करता है, ये 10 लाख एक बार में क्या कर लेता है, सारी अमाउंट को निकलवा लेता है, ठीक है, बिजनेस में ले आता है। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट सिर्फ कितनी बार होगी, सिर्फ एक बार। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होने वाली है वो कितनी बार होगी, सिर्फ एक बार ही होगी। जो ट्रांजेक्शन हुई वो सिर्फ एक ही बार हुई है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी, कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पर आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, आपकी कौन सी, आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको या फिर मैं बोलती हूँ इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, इंक्रीज हो जाएगी। चीज क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस 10 लाख को क्या करती हूँ, 1 लाख कर क्या करती हूँ, 10 ट्रांजेक्शन करती हूँ, हर ट्रांजेक्शन में 1 क्या करती हूँ, 1 लाख को विड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कितनी हुई, 10 ट्रांजेक्शन हुई, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज क्लियर हुई। लेकिन आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन में, कम हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। और हमें पता है कि जहां पर भी इनवर्स रिलेशन हो, तो वहां पर हमारी मिनिमम कॉस्ट तब आती है, तब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये चीज क्लियर हुई। जहां पर भी इनवर्स रिलेशन हो किसी चीज के बीच में, और वो जब एक दूसरे को क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, तो वहां पर हमारी क्या आएगी, मिनिमम कॉस्ट आएगी। तो हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट और हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फिर हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो क्या हो, इक्वल हो। और जहां पर ये दोनों इक्वल होंगे, वहीं पर हमारी जो हमारे लिए क्या निकलेगा, ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकलेगा। जैसे कि हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी क्या है, सेम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है, जहां पे दोनों क्या होंगी, सिमिलर होंगी, वहीं पर हमारा क्या निकलेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलेगी। ठीक है, सेम यहाँ पर निकलेगा हमारा जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस हम कैसे निकालेंगे, जहां पे हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट और जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे कहाँ पर दोनों इक्वल आएंगी, और वहीं पर देखना कि हमारी जो कॉस्ट निकलेगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। सो एग्जाम्पल में हमने देखा कि 10 लाख की हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 10 लाख की रिक्वायरमेंट के लिए हम अलग अलग ऑर्डर करते हैं, और देखते हैं कि हर अलग अलग ऑर्डर पे कितनी कितनी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर, मान लो अगर मैं एक ऑर्डर करूं, अगर मैं क्या करती हूँ, सिर्फ एक ऑर्डर करती हूँ, तो एक ऑर्डर में मैं पूरा, इसका मतलब लॉट साइज मेरा कितना होगा, एक ऑर्डर,
लॉट साइज का मतलब कि कितने पैसे विड्रॉ करूंगी मैं एक ऑर्डर में। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 लाख की। अगर मैं एक ऑर्डर करूंगी तो सिर्फ एक ही बार में क्या कर लूंगी, पूरी अमाउंट विड्रॉ कर लूंगी। ठीक है, तो लॉट साइज मेरा मान लो कितना होगा इस केस में, पूरा 10 लाख रुपए होगा। जिस क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, तो वहीं पर मेरी जो टोटल जो कितनी आएगी, जो मेरी टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कितनी आएगी। तो लेट्स से मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि जो मेरी टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो है 1000 रुपीज पर ऑर्डर। ठीक है, ये मेरी क्या है, टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। और वही मैं अगर अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट लेके चलूँ तो इंटरेस्ट कॉस्ट मेरे लिए क्या है, 5% पर एनम। ये मैंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। तो ये मेरे पास कुछ डाटा है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट में कितनी, 1000 रुपीज पर ऑर्डर, एंड इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कितनी है, 5% पर एनम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट का मतलब कि अगर आप उस पैसे को यूज नहीं करते बिजनेस में, उसको इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या, कितना पैसा मिलेगा, आपको 5% पर एनम क्या मिलेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस पैसे को बिजनेस में यूज कर लिया तो आपके लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। कौन सी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, देन आप क्या है, तो हमें एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है हमें कैश की, वो हमारी कितनी है, 10 लाख रुपीज है। तो ये हमारा क्या है, कुछ डाटा है। तो इसके बेस पे हम करते हैं क्वेश्चन, और कहां पर हमारी मिनिमम कॉस्ट आएगी वो देखते हैं। तो टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी होगी, एक ही ऑर्डर किया, पूरा लॉट साइज 1 लाख रुपए का, सॉरी पूरा लॉट साइज कितने का, 10 लाख रुपीज का। तो एक ही ऑर्डर करोगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी यहाँ पे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ओनली 1000 रुपीज। ठीक है, देन आपकी सेकंड क्या है, यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट, फिर आपकी कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी जो होती है। ठीक है, और याद रखना आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट ना बच्चों, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट हरदम निकलती है किसके ऊपर, आपकी एवरेज के ऊपर। एवरेज के ऊपर क्यों निकली, जो आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट वो हरदम निकलेगी किसके ऊपर, एवरेज कैश बैलेंस के ऊपर। और ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो एवरेज कैश बैलेंस के ऊपर क्यों निकलती है, इसको समझो इस एग्जाम्पल से। सो इन अवर एग्जाम्पल हमारी टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट कितने की थी, 10 लाख की। तो इफ वी एज्यूम अवर लोड साइज ऑफ रुपीज 1 लाख, ये हमारा जो लोड साइज है वो कितने का है, 1 लाख रुपीज का है। देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वहां पे कितने होंगे आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, 10 ट्रांजेक्शन होंगी। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो आपका लोड साइज कितना एज्यूम किया हम लोग ने, 1 लाख का लोड साइज एज्यूम किया, और टोटल हम कितने ट्रांजेक्शन करेंगे, 10 ट्रांजेक्शन करेंगे। 10 टाइम्स क्या करेंगे, मनी को विड्रॉ करेंगे पूरे पीरियड के अंदर, पूरे ईयर के अंदर। ये चीज क्लियर। बट हमने तो 1 लाख रुपीज क्या किए, विड्रॉ किया है 1 लाख रुपीज। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग फर्स्ट डे होगा उस पर्टिकुलर टाइम का, तो फर्स्ट डे हमारे पास कितनी अमाउंट अवेलेबल होगी, पूरे 1 लाख रुपीज। बट ग्रेजुअली वो अमाउंट क्या होती जाएगी आपकी, रिड्यूस। देन आपके पास क्या होगा, जो एंड डे होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, तो उस वक्त आपके पास कितना कैश बैलेंस अवेलेबल होगा, 0 होगा। बात ना यहाँ पे, आपका जो फर्स्ट डे होगा उस पर्टिकुलर, आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए 1 लाख रुपीज विड्रॉ किए, जो फर्स्ट डे आपके पास कैश अवेलेबल होगा 1 लाख होगा। देन एंड ऑफ द पीरियड आपके पास कितना कैश अवेलेबल होगा, सिर्फ 0 रुपीज अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारे पास थ्रू आउट द पीरियड कितना कैश अवेलेबल रहा। तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 1 लाख तो थ्रू आउट द पीरियड हमारे पास अवेलेबल नहीं रहा ना, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, एक एवरेज बैलेंस निकाल लेंगे, जिससे ये पता लग जाएगा कि थ्रू आउट द टाइम पीरियड हमारे पास क्या रहा होगा, इतना बैलेंस अवेलेबल रहा होगा। इज इज क्लियर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा और जो भी आपका क्या होगा क्लोजिंग, आप उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे एंड डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपका क्या निकलाएगा, बैलेंस निकलाएगा। तो एवरेज बैलेंस आपका 1 लाख रुपीज एंड बैलेंस कितना आपका 0 रुपीज एंड डिवाइडेड बाई 2, टोटल कितना है आपका, टोटल 50,000 रुपीज, 1000 निकलाया एवरेज कैश बैलेंस। और जो इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट, हम यहाँ पर एवरेज कैश बैलेंस के ऊपर क्या करेंगे, अपनी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये चीज क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, और सेम यहाँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में था, जो भी आपकी कैरिंग कॉस्ट थे वो हम कौन सी कंसिडर करते थे, एवरेज कैरिंग कॉस्ट। क्लियर हुई है बात। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एवरेज कैश बैलेंस। तो एवरेज कैश बैलेंस यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो देखो कितने की रिक्वायरमेंट, आपका लोट साइज एक ही बार में आपने क्या कर लिए, पूरे 10 लाख रुपीज क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो 10 लाख आपका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, पूरा 10 लाख होगा, तो 10 लाख होगा। देन आपका क्लोजिंग बैलेंस 0 रहेगा। देन आप उससे क्या निकाल दोगे, एवरेज निकाल दोगे। तो एवरेज कितना निकला आपका, एवरेज निकला 5 लाख। और आपकी कॉस्ट कितनी है, आपकी कॉस्ट है 5% पर एनम, 5% पर एनम। तो आपका जो यहाँ से अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 25,000। जिस क्लियर हुई। तो आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट आई वो कितनी आई, 25,000 टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और 25,000 आपकी क्या आई यहाँ से, इंटरेस्ट कॉस्ट। क्लियर यहाँ पे। तो जो हमारा लास्ट कॉलम है वो किससे रिलेटेड होगा, टोटल कॉस्ट से। फिर जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है,
तो टोटल कॉस्ट क्या आपकी टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड टोटल आपकी जो क्या है आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी 1000 है और आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है कितनी 25,000। तो टोटल की कॉस्ट कितनी निकली आपकी यहाँ पे 26,000। ठीक है, अगर आप सिर्फ क्या करते हो एक ही ऑर्डर प्लेस करते हो, लेकिन अगर आप क्या करते हो दो ऑर्डर प्लेस करते हो तो उस केस में क्या होगा, आपका टोटल साइज कितना है 10 लाख की एनुअल रिक्वायरमेंट है। अगर आप दो ऑर्डर प्लेस करोगे तो टोटल कितने आएंगे 5 लाख। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ आपका 5 लाख। आपकी जो टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट वो कैसे हो जाएगी आपकी, आपने दो ऑर्डर प्लेस किया, इसका मतलब आपने दो बार ट्रांजेक्शन की, एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है 1000 रुपीज, तो टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 2000 रुपीज। ये चीज क्लियर। ऐसे यहाँ पे क्या निकालोगे एवरेज निकालोगे, और एवरेज कैसे निकलेगा आपका वही आपके बार कितना लॉट साइज आपका 5 लाख, तो क्या करोगे 5 लाख, तब आप एक बार क्या करोगे 5 लाख मंगवाओगे स्टार्टिंग में, तो आपकी अमाउंट क्या होगी आपके पास 5 लाख होगी। ईयर एंड में कितना होगा 0, तो आपका एवरेज निकालोगे तो कितना निकलेगा आपका 2.5 लाख रुपए। ठीक है ना, या फिर 2,50,000 रुपीज आप क्या निकली एवरेज निकला यहाँ से। क्लियर, यहाँ पे एवरेज कैश बैलेंस निकला। अब मैं क्या कर लूंगी यहाँ से अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल लूंगी इसकी, तो जो मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट निकलेगी कितने की 2,50,000 की, तो आपकी वो कितनी निकलेगी आपकी यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी निकलेगी 12,500। तो हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट, तो यहाँ पे जो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी 14,500। अगर मान लो मैं क्या करती हूँ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 4 प्लेस करती हूँ पूरे साल के अंदर, तो मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट कितने की है 10 लाख की। अगर मैं 4 ऑर्डर प्लेस किए तो कितने जो लोड साइज है वो कितने का हो जाएगा एक 2,50,000 का, तो एक लोड साइज की कितना हो गया 2,50,000 का। अगर मैंने 4 ऑर्डर प्लेस किए तो उस केस में ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी और ज्यादा, और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट में इंक्रीज होगी वो कितनी हो जाएगी 1000 पर ऑर्डर, एंड आपके पास कितने हैं 4 ऑर्डर हैं तो आपकी कितनी हो जाएगी टोटल 4,000 रुपीज। क्लियर। अब क्या निकालोगे इंटरेस्ट कॉस्ट, और इंटरेस्ट कॉस्ट पता सबसे पहले क्या निकालेंगे जो 2,50,000 उसका क्या करोगे एवरेज निकालोगे, और एवरेज के बाद क्या निकालोगे उसका जो भी उसकी अमाउंट आएगी उसका क्या निकालोगे 5% निकालोगे, यस या नो। तो आपकी जो भी यहाँ पे कॉस्ट आएगी आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आएगी यहाँ पे आपकी 6,250। क्लियर, तो आप क्या करते हो 4 ऑर्डर प्लेस करते हो, तो 6,250 आपकी जो कॉस्ट आई, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई 4,000 प्लस 6,250 आपकी टोटल कॉस्ट हुई 10,250। क्लियर यहाँ पे। अब मान लो मैं करती हूँ 5 ऑर्डर प्लेस, अगर मैं 5 ऑर्डर प्लेस करूं इस सेम सिनेरियो में, तो उस केस में क्या होगा जो आपका टोटल लॉट साइज है वो कितने का हो जाएगा 2 लाख का, 2 लाख पर ऑर्डर। क्लियर यहाँ पे। देन आपकी टोटल जो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट वो इंक्रीज हो जाएगी 1000 पर यूनिट, सॉरी 1000 पर ऑर्डर, और टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी 5,000 रुपीज। ऐसे यहाँ पे क्या निकालूंगी सॉरी 5,000 रुपीज, ऐसे क्या निकालूंगी यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट निकालूंगी, तो यहाँ पे सेम इंटरेस्ट कॉस्ट निकलेगी, तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे कितनी आएगी आपकी आएगी 5,000 रुपीज। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरी टोटल कॉस्ट वो कितनी आई है 10,000। क्लियर। अब मान लो मैं 10 ऑर्डर प्लेस करूं, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने प्लेस करूं 10 नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करूं पूरे साल में, तो हर बार लॉट साइज कितना होगा, हर बार कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, हर बार कितने लॉट की ट्रांजेक्शन हो रही है यहाँ पे 1 लाख रुपीज ईच की। अगर मैं 1 लाख क्या करती हूँ पूरे मंथ हर बार क्या करती हूँ ऑर्डर करती हूँ, तो टोटल मेरे को ऑर्डर करने पड़ेंगे 10 ऑर्डर। क्लियर। वहां पर मेरी जो टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, मेरी जो टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो जाएगी 10,000 रुपीज। क्लियर। और वहां पे मेरी जो इंटरेस्ट कॉस्ट वो मेरी कितनी हो जाएगी, वो मेरी हो जाएगी 2,500। चीज क्लियर हुई। तो जो मेरी टोटल कॉस्ट निकली वो कितनी निकली 12,500। ये क्लियर हो यहाँ पे। ठीक है। तो अब ये देखो हमें क्या निकालना है, हमें देखना कि मेरी जो टोटल कॉस्ट वो मिनिमम कब आ रही है। अगर मान लो मैं क्या करती हूँ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 20 प्लेस करती हूँ, ठीक है, अगर मैं 20 ऑर्डर प्लेस करूंगी एक पूरे एनुअल ईयर के अंदर, तो टोटल मेरा लॉट साइज कितना होगा हर ऑर्डर के अंदर, मेरा लॉट साइज होगा 50,000 रुपीज का। हर बार मैं 50,000 रुपीज क्या करूंगी, हर बार 50,000 का लॉट साइज क्या करूंगी विड्रॉ करूंगी, और मेरी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी हुई उस केस में 20 ट्रांजेक्शन हुई, और जो उसकी कॉस्ट हुई वो कितनी हुई, वो मेरी कॉस्ट हुई यहाँ पे 20,000 रुपीज। ये क्लियर हुई यहाँ पे, ये क्लियर हुआ यहाँ पे। देन इंटरेस्ट कॉस्ट इसके केस में कितनी निकलेगी, मेरी जो इंटरेस्ट कॉस्ट निकलेगी वो निकलेगी 150। क्लियर। जो मेरी टोटल कॉस्ट निकली वो टोटल कॉस्ट कितनी हुई 20,000, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी 1250, आपकी क्या इंटरेस्ट कॉस्ट, तो आपकी टोटल कॉस्ट हुई 21,250। तो अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि आपकी जो कॉस्ट है सबसे मिनिमम कॉस्ट कब है आपकी, सबसे मिनिमम कॉस्ट आपकी 10,000,
और कब है, आप तब नंबर ऑफ ऑर्डर कितने प्लेस करते हो, नंबर ऑफ ऑर्डर आप करते हो 5 प्लेस। और यही मैंने आपको बताया था, तब भी दो चीजों के बीच में क्या हो, इनवर्स रिलेशन हो, तो वो चीज मिनिमम कब होंगी, तब उनका क्या होगा, तब वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, वहीं पर उनकी कॉस्ट आएगी, मिनिमम कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पर दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशन है, और जो मिनिमम कॉस्ट आई वो कहां पर आई, जहां पर दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब एक पॉइंट पे ध्यान देना, जैसे आपकी 10,000 कॉस्ट थी, उसके बाद आपकी जो टोटल कॉस्ट हो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है हर उस पे। जैसे ही आपने 10 ऑर्डर प्लेस किया, 10 ऑर्डर प्लेस किए, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 12,500। और जैसे आपने 20 ऑर्डर प्लेस किए, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होकर कितनी होगी, 21,250। और इससे पहले वाली कॉस्ट भी आपकी क्या थी, आपकी इससे ज्यादा थी, ठीक है। तो 10,000 आपकी ऐसी टोटल कॉस्ट है जो आपकी क्या है, मिनिमम कॉस्ट है। और यही आपके लिए पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस का पॉइंट है। कौन सा, तब आप क्या करते हो, 2 लाख का क्या करते हो, हर साइज ऑर्डर करते हो, क्लियर। और आपको कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, पूरे साल में 5 ऑर्डर करने पड़ेंगे। अगर इसको मैं फॉर्मूले के थ्रू इसको क्या करूं, कैलकुलेट करूं, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या सेम आएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला सेम है। तो 2 मल्टीप्लाई आपका क्या, एनुअल रिक्वायरमेंट। तो एनुअल यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट, कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी, 10 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई आपकी क्या, आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो आपने ट्रांजेक्शन की है वो कॉस्ट आपकी कितनी है। तो हमारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी वो कितनी थी, हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी यहाँ पे कितनी, 1000 पर ऑर्डर। और आपको जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेनी है वो कौन सी लेनी है, पर ऑर्डर ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेनी है, और वो कितनी है, 1000 पर ऑर्डर, डिवाइडेड बाय आपकी क्या, इंटरेस्ट कॉस्ट। और इंटरेस्ट कॉस्ट कौन सी आपकी, इंटरेस्ट कॉस्ट पर रुपीज पर एनम, और वो आपकी कितनी है, 5%, जिसको मैं लिख सकती हूँ 0.05, क्लियर यहाँ पे। और आपको इससे क्या निकलेगा, आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस। यहाँ से जो आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। एंड नाउ जस्ट लेट मी नो आंसर फॉर दिस, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी क्या होगा, 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो आपको जो ट्रांजेक्शन करोगे कितने करोगे, 2 लाख रुपीज करोगे, 2 लाख की क्या करोगे आप, ट्रांजेक्शन करोगे, क्लियर। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। जो हमारे टेबल से आंसर आया और जो हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस हमने ईओक्यू वाला फॉर्मूला लगाया, तो हमारा आंसर क्या निकला, सेम निकला। तो जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, वो हमारा फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, यहीं से ड्राइव हुआ है। कैसे हुआ है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आई कि आपका जो भी आपकी मिनिमम कॉस्ट आई वो कहां पर आई, जहां पर आपकी टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट और आपकी जो टोटल आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो दोनों क्या है, यहाँ पर इक्वल है। जहां पर ये दोनों इक्वल हैं वहीं पर आपकी कॉस्ट क्या है, मिनिमम है। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई इसमें प्रॉब्लम है कुछ, तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई इसमें प्रॉब्लम है कुछ, अगर मैं इसको ऐसे शो करूं कि आपकी जो टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट वो कैसे निकलती है, आपकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी थी, ये से नो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, देन आपकी टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, ये से नो, जिसको मैं डिनोट करती हूँ मान लो टी से। यहाँ पे आपका टी क्या है, टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर, टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या बोला मैंने, पर ऑर्डर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कितनी है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, आपके लोट साइज से, जब आपका क्या था, लोट साइज था कि आप कितना साइज एक बार में मंगवा रहे हो, 10 लाख थी आपके, 10 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट थी, कि आप एक बार में आपने 2 लाख मंगवाए, 1 लाख मंगवाए, 50,000, या फिर आपने कितना अमाउंट एक बार में, कितना अमाउंट एक बार में आपने क्या किया है, विड्रॉ किया है, तो आपको क्या आ जाएगा, लोट साइज। मान लो लोट साइज को मैं डिनोट करती हूँ सी से, ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट आप कैसे निकाली ना हम लोगों ने, कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी, आप उसको डिवाइड कर दो लोट साइज से। मान लो फॉर एग्जांपल लेट से, जो मेरा फर्स्ट केस था, जो मेरा सेकंड केस था, इसमें लोट साइज कितना है मेरा, 50,000, सॉरी इसमें मेरा जो लोट साइज है वो कितना है, 5 लाख। तो यहाँ पर जो मेरा लोड साइज है वो कितना है, 5 लाख का। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 लाख की, एंड द ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है मेरी, 1000 की। तो एनुअल रिक्वायरमेंट मेरी कितनी है, 10 लाख की, देन लोड साइज मेरा कितना निकला, 5 लाख का। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा मेरा, मैंने कितनी ट्रांजेक्शन की, 2 बार ट्रांजेक्शन की मैंने साल के अंदर, देन मैं मल्टीप्लाई कर दूं ट्रांजेक्शन कॉस्ट में कितनी थी, 1000 रुपीज, तो मेरा कितना आया, टोटल 2000 रुपीज आया ना। टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी आई मेरी यहाँ पे, 2000 रुपीज, जो कि यहाँ पे देखो सिमिलर है। तो पता लगा कि टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सेम तरीके से मैंने क्या निकाली यहाँ पे, टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट निकाली। तो टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई आपकी टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है पर ऑर्डर, और डिवाइडेड बाय आपका लोट साइज। मान लो मैंने सी से उसको क्या किया, डिनोट किया है, इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए आपका,
जो भी आपकी कौन सी कॉस्ट, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है। और इंटरेस्ट कॉस्ट हमने कैसे निकाली थी, अगर आपको याद हो, इंटरेस्ट कॉस्ट हमने निकाली थी कि आपका जो लोड साइज है वो कितने का है, देन आपने उस लोड साइज का क्या निकालना, एवरेज निकाला, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने, इंटरेस्ट से। यही तो किया था हम लोगों ने। तब यहाँ पे क्या निकाला था, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट निकाली थी। आपने सबसे पहले क्या निकाला, एवरेज कैश बैलेंस निकाला। और एवरेज कैश बैलेंस कैसे निकाला आपका, कि आपका लोड साइज कितना था डिवाइडेड बाय आपका 2। देन आपने इंटरेस्ट कॉस्ट निकाली कैसे, उसको मल्टीप्लाई करके जितनी भी आपकी क्या थी, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट था। तो यहाँ से मेरी क्या निकलाएगी, इंटरेस्ट कॉस्ट निकलाएगी। ये चीज क्लियर हो रही है ना आपको यहाँ से। तो अब देखो जहां पर भी दोनों चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो वहीं पर मेरी जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। अगर मैं यहाँ पर से क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 280 इक्वल टू आपका क्या, सी स्क्वेयर इंटू आई। ठीक है। अगर मुझे आपका इंटरेस्ट रेट है, इसको मैं ले आती हूँ यहाँ पर नीचे, तो आपका क्या बचेगा, आपका सी स्क्वेयर। तो ये सी स्क्वेयर आपका क्या है, ये आपका कैश बैलेंस है, कि आपको कितना कैश बैलेंस क्या करना है। यहाँ पे सी से आपको क्या डिनोट करता है, आपका लोड साइज, कि आपको कितना लोड साइज क्या करना पड़ेगा, आपको कितना लोड साइज आपको मंगवाना पड़ेगा, आपकी जो कॉस्ट क्या आएगी, मिनिमम आएगी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पे, √280 डिवाइड बाई आई इक्वल टू सी। ठीक है। जो यहाँ पे सी हो किसको डिनोट कर रहा है, आपके लोड साइज को। और जो ये लोड साइज यहाँ से निकल के आएगा इस केस में, वो लोड साइज आपका कौन सा निकल के आएगा, वो आपका लोड साइज निकल के आएगा आपका ऑप्टिमम वाला। ठीक है ना, जो आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस है वो निकल के आएगा यहाँ से। तो आपका फॉर्मूला पता लगा कैसे आया यहाँ से। ठीक है। तो आपका जो टेबल था जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, इसी टेबल से आपका क्या बना है, इसी टेबल से आपका फॉर्मूला बना है। और हमें पता है कि जहां पर भी हमारी कोई चीज दो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो, तो वहां पर जो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर हमारी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट होगी। तो यहाँ से हमारा क्या निकलाया, ये फॉर्मूला निकलाया। और सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई भी रटने की इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। जहां पर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हमें पता है कि हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैसे निकलेगी और हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकलेगी। और जहां पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट इक्वल होगी इंटरेस्ट कॉस्ट के, वही साइज हमारा क्या होगा, सबसे ऑप्टिमम साइज होगा। ठीक। देन सेम चीज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रखी है कि जो टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड है विद कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसको 2 एलिमेंट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। आपका फर्स्ट क्या है, आपका जब आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो मार्केटेबल सिक्योरिटी को इनटू कैश। जो हमने पढ़ा था वहां पे क्या, हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्या है, आपका लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, इंटरेस्ट कॉस्ट, जो भी हमारी क्या होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, वो हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर यहाँ पे। और जो हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट निकलती है वो कैसे निकलती है, जस्ट हम भी निकाल के आए थे। और फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखना, आपको ना हर बुक के अंदर जो फॉर्मूले के जो ये वर्ड है ना, ये एब्रीवेशन है, वो हर जगह क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। तो कंफ्यूज मत होना, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी टोटल कैसे निकलती है। जो भी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट होगी किसकी, कैश की, आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, आप मल्टीप्लाई कर दोगे कि आपका जो पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कितनी है। ठीक है। वो हर बुक के अंदर जो भी उसकी एब्रीवेशन होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे क्या ले रखा है उसने, बी ले रखा है। जस्ट हमने अभी क्या लिया था उसको, यहाँ पे टी से डिनोट किया था किसको, हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को, जो हमारी पर साइज की थी। यहाँ पे उसको डिनोट कर रखा है बी से, और टी को डिनोट कर रखा है यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन कैश नीड फॉर द पीरियड। उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए टोटल कितने कैश की रिक्वायरमेंट, टोटल ट्रांजेक्शन कैश कितनी रिक्वायरमेंट है, तो हमारा जो एनुअल कैश है ना, वो कितना रिक्वायरमेंट है, वो बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो सी है वो किसको डिनोट कर रहा है, आपकी जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है उसकी क्या वैल्यू है, जब सोल्व करते हो एट ईच कन्वर्जन। जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपने एक बार में कितने रुपए की ट्रांजेक्शन की है। ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 लाख की है, या फिर आपने 5 लाख की है। पर ट्रांजेक्शन आप कितनी बार, आप कितनी वैल्यू की मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, क्या करने के लिए, कैश में उसको कन्वर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि आपने जो लोड साइज, आपका जो लोड साइज है वो डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, आपको 10 लाख का है, या फिर 5 लाख का, फिर 2,50,000 का, कितने का आपका क्या है, लोड साइज है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है किससे, हम सी से। ये चीज क्लियर हुई। तो आपकी एब्रीवेशन चेंज हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, अपना ट्रांजेक्शन कॉस्ट निकाली। तो सिंपल सी बात है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे कि आपका लोड साइज कितना है, जो आप क्या कर रहे हो, कैश में कन्वर्ट कर रहे हो किसको, मार्केटेबल सिक्योरिटी को, उसका लोड साइज कितना है, उससे डिवाइड कर दोगे, तो आपका टोटल ट्रांजेक्शन नहीं निकलाएगा कि आपने साल में कितनी ट्रांजेक्शन की है। यस या नो। अगर आपको 10 लाख का एनुअल रिक्वायरमेंट है और आपको हर बार आपने 2 लाख का क्या है आपका लोड साइज, तो आप कितनी बार अपने ट्रांजेक्शन की होगी, 5 टाइम्स, वो यहाँ पे निकलाएगी। और मल्टीप्लाई कर दोगे
कि इस ट्रांजेक्शन की कॉस्ट आपकी कितनी है। क्लियर, यहाँ पे आपको क्या निकलेगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट निकलाएगी। इसी तरह आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी निकलाएगी। सी आपका लॉट साइज कितना है, डिवाइड आपको क्या निकालोगे, उसका एवरेज निकाल लोगे। यहाँ पे क्या निकालोगे, एवरेज साइज निकालोगे, किसका, आपकी कैश का। जो भी आपका लॉट साइज उसका क्या निकालोगे, एवरेज साइज निकाल उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसकी कॉस्ट से, जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या निकलेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगी। तो सेम चीज यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, वर्डिंग क्या है कर रखी है उन्होंने, एब्रिविएशन क्या कर रखी है, चेंज कर रखी है। तो यहाँ पे लिख क्या रखा है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। जो आपकी लोएस्ट, आपने जो इंटरेस्ट रेट जो आपने इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया, गवा दिया, ठीक है ना, फोरगोन कर दिया, वो आपके लिए क्या कहलाएगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। क्लियर, यहाँ पे दैट could have been earned on the investment of cash balance। जो आप क्या बर्न करते, जो अपने कैश बैलेंस अपने पास रखा है, अगर अपने पास ना रख के आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते, उसके कारण आपने जो फोरगोन कर दिया अपना इंटरेस्ट रेट, वो आपके लिए क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। नेक्स्ट इसने क्या एक्सप्लेन कर रखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड द फर्म स्टार्ट विद अ कैश बैलेंस। हर पीरियड के बिगिनिंग में फर्म क्या करेगी, कुछ कैश बैलेंस से स्टार्ट करेगी, विच इज ग्रेजुअली स्पेंड अंटिल एट द एंड ऑफ द पीरियड। और वो ग्रेजुअली स्पेंड होता रहेगा एंड ऑफ द पीरियड, और एंड ऑफ द पीरियड कितना होगा, मेरे पास 0 होगा। ठीक है, तो चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम उसके निकालेंगे एवरेज साइज ऑफ बैलेंस, एवरेज साइज ऑफ कैश, यहाँ से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। और तो यहाँ पे क्या आपका ये फॉर्मूला निकला है। ठीक है, कि आपका जो सी है, सी आपकी क्या, आपके जो कैश की रिक्वायरमेंट है, आपकी कौन सी कैश की रिक्वायरमेंट है, आपका ऑप्टिमम कैश की रिक्वायरमेंट है, वो कितनी होगी। सेम चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है, तो कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है। तो आई थिंक आपको जो आपका ये बॉमल मॉडल, कैश मैनेजमेंट मॉडल है, ये क्लियर हुआ होगा। अजम्पशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसकी। वैसे वो जो बोमल मॉडल है वो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, अप्लाई नहीं है। अप्लाई क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसकी अजम्पशन है ना, कि आपकी जो एनुअल कैश की रिक्वायरमेंट है वो पहले से आपको क्या होगी, नोन होगी, और आपको जो फिक्स्ड अमाउंट नोन होगी, कि आपको पता होगा कि आपका हर मंथ लाइक 10,000 या फिर 5,000 15,000 क्या होने वाली है, स्पेंड होने वाली है, वो आपको क्या होगी, पहले से ही पता होगी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम प्रैक्टिकली बात करें तो बोमल मॉडल अप्लाई आपका प्रैक्टिकली नहीं होता। ठीक है, तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना मिलर और मॉडल, जो कुछ थोड़ा थोड़ा आपका बेसिक है, किसका, किसके ऊपर डिपेंड, आपका बोमल मॉडल के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसका एक्सटेंशन है आपका मिलर और मॉडल। हम करेंगे कल की क्लास में डिस्कस। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।